हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यस्टे ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इकोनॉमिक्स का पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो आपके जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसमें सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से रखा गया है, सभी प्रश्नों को इम्पॉर्टेंट के तौर पर रखा गया है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपकी जो पेपर होगा यहाँ से 80 प्रश्न होंगे आपके सब्जेक्ट से, 40 प्रश्न होंगे आपके सामान्य अध्ययन से। अगर आप लोग सामान्य अध्ययन का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जो है 30 प्रैक्टिस सेट वहाँ पर 40-40 प्रश्नों का बना कर दिया गया है, जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो अर्थव्यवस्था जो होता है देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी होता है वो अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष माना जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है किसी क्षेत्र विशेष, जैसे देश हो गया, देशों के समूह हो गया, अथवा विश्व कह लीजिए, ठीक है, इसमें होने वाली समस्त आर्थिक गतिविधियाँ जो होती हैं, जैसे उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व, ये सभी शामिल होती हैं। उसी को क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जो अर्थशास्त्र का एक व्यवहारिक पक्ष रखता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक, तो ये एडम स्मिथ को, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एडम स्मिथ जो है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक है। और एडम स्मिथ की एक पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन, इसको याद रखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशन, ये स्मिथ की पुस्तक थी। और इसमें उन्होंने आधुनिक अर्थव्यवस्था के मूल बिंदुओं को चिन्हित किया था। और ये एक पुस्तक आई थी 1776 में। और एडम स्मिथ ने इसी पुस्तक में जो है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अदृश्य हस्त की अवधारणा भी दिया था। तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बंद अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है? एक बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो इसमें न तो निर्यात और न ही आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था में न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था होती है, जो शेष विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से जो है कोई आर्थिक संबंध नहीं रखती है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये किसका कथन है? तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये कथन है आपका एडम स्मिथ का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में वर्णित किया था। अर्थात अर्थशास्त्र के द्वारा जो है धन अर्जित करने की विधियाँ एवं आय के वितरण के विषय को उन्होंने अर्थशास्त्र माना था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो निजी स्वामित्व, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण जो है वो निजी स्वामित्व होता है। निजी स्वामित्व जो होता है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मुख्य लक्षणों में से एक माना जाता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भी देखा जाता है। और वर्तमान समय में यह सर्वाधिक स्वीकृत आर्थिक विचारधारा मानी जाती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं? तो कृषि प्रधानता, उद्योगों की प्रधानता नहीं है, ये गलत हो जाएगा। न्यून प्रति व्यक्ति आय, ये भी सही हो जाएगा। बृहद बेरोजगारी, ये भी सही हो जाएगा। यानी पहला, तीसरा और चौथा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं मानी जा सकती हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उद्योग जो ये लिखा है दूसरा नंबर, उद्योगों की प्रधानता, ये विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ठीक है, ये जो है ये विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता मानी जाती है। और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन केवल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से अभिप्राय होता है अमीर एवं, ये यल नहीं है, एवं है,
ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है सरकारी, जिसको सार्वजनिक कहते हैं, एवं निजी दोनों क्षेत्र में देश के आर्थिक विकास में परस्पर सहयोगी भूमिका निभाई जाती है। और सरकारी क्षेत्र जहां देश के वंचित वर्ग के कल्याण के उद्देश्य से कार्य करता है, वहीं निजी क्षेत्र जो है अधिकतम लाभ के उद्देश्य से प्रेरित होता है। भारत एक जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है और इसका अभिप्राय है अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय आय जो होता है, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, जो बाजार मूल्य जिसे कहा जाता है, इसका योग होता है। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है, एनएनपी को ही जो है राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है। इसमें दिया है किसी देश की उत्पादित वस्तुओं की सेवाएं, तो ये तो नहीं होगा। किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु की सेवाएं, ये भी नहीं होगा। किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तु की सेवाएं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय का जो अर्थ होता है यही होता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो ये है दिल्ली का, ठीक है। ये 2018-19 के आंकड़ा के अनुसार जो है औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक दिल्ली का है। तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली का प्रति व्यक्ति आय जो औसत दिया था, तो 329.093 रुपये आंका गया था 2018-19 के आंकड़ा में, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको CSO कहा जाता है, इसका गठन जो हुआ था 2 मई 1951 में हुआ था और जिसका मुख्यालय जो है दिल्ली है। और यह जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। और इस संगठन के संस्थापक जो है PC महालनोबिस थे। और स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान जो है 1948-49 में लगाया गया था। 48-49 में सबसे पहले लगाया गया था और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा ये प्रकाशित किया गया था सबसे पहले, ठीक है। तो सारे पॉइंट को इसमें याद रखिएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP प्राप्त किया जाता है। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास को घटाकर, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होता है ना NDP माइनस बराबर GDP माइनस मूल्य ह्रास, इसी को क्या कहते हैं? शुद्ध घरेलू उत्पाद। किसी अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में उस वर्ष के दौरान होने वाले मूल्य ह्रास को घटा देने पर जो है शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का क्या कारण है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण क्या है? तो कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है, यही सबसे बड़ा कारण माना जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो है श्रम की भागीदारी कम होने के कारण कीमतों की तुलना में मजदूरी का कम होना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आधार वर्ष है। भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आधार वर्ष कौन सा है? तो है 2011-12, ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष जो है 2011-12 है। इसे जनवरी 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO की अनुशंसा पर जो है अपनाया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पन्न होने वाली एक प्रमुख समस्या है।
भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पन्न होने वाली एक प्रमुख समस्या कौन सी है? तो है असंगठित क्षेत्र। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में जो प्रमुख समस्या मानी जाती है वो असंगठित क्षेत्र से संबद्ध रोजगार का आकलन न हो पाना है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में जो कार्यरत लोगों की आय की गणना करना कठिन है, क्योंकि वर्तमान समय में भारत में लगभग 86% जो है कार्यबल असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो आप लोग जानते होंगे, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन जो है दादा भाई नौरोजी ने 1867 में, ठीक है, में किया था। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसमें भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी उन्होंने। ठीक है, जबकि वैज्ञानिक विधियों में जो है राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम BKRB राव ने किया था। ठीक है, BKRB राव ने जो है ये वैज्ञानिक विधियों से किया था। ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम पूछा है तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। और DR गाडगिल जो थे, ये डॉक्टर DR गाडगिल ने जो है केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली अनुदान राशि के निर्धारण हेतु जो है गाडगिल फार्मूला दिया था। तो इन तीनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP प्राप्त किया जाता है। तो ये NNP माइनस विदेशी से प्राप्त शुद्ध कारक आय से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाजार कीमत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है यानी NNP में से विदेशी से प्राप्त शुद्ध कारक आय को घटा दिया जाता है, और किसी भी अर्थव्यवस्था की बाजार कीमत पर जो है शुद्ध घरेलू उत्पाद जो NDP निकाला जाता है, जबकि NNP बराबर जो होता है GNP बराबर माइनस मूल्यह्रास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं आप लोग, NNP माइनस नहीं बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। ठीक है, इससे जो है क्या होता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा में घरेलू सीमा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है, पूछा है। शामिल नहीं है तो विदेशों में स्थिति भारतीय संस्कृति के मंदिर, ये शामिल है कि नहीं? तो ये शामिल नहीं है। 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य सीमा विवाद क्षेत्र, ये भी शामिल नहीं है। सामुद्रिक सीमा ये शामिल होता है, और विदेशों में स्थित दूतावास एवं सैनिक अड्डे ये भी शामिल होता है सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा में। ठीक है, तो यहाँ पे शामिल नहीं है पूछा है, तो 1, 2 आपका शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आप कोड नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा के अंतर्गत जो है घरेलू सीमा के अंतर्गत जो है निम्नलिखित सीमाएं इसमें शामिल की जाती हैं, जैसे देश के राजनीतिक क्षेत्रफल हो जाए, विशेष आर्थिक क्षेत्र हो गया, आंतरिक क्षेत्र हो गया, ठीक है, गहरे समुद्री क्षेत्र हो गया, विदेशों के राजनयिक कार्यालय हो गए, ये सभी जो है उसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। लेकिन ये भारतीय संस्कृति के मंदिर हो गया, 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य सीमा का क्षेत्र विवाद, ये सब इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में नहीं पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रयोज्य आय का अर्थ है। व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रयोज्य आय जिसको कहते हैं, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। ठीक है, व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष करों को घटाने के बाद जो आय लोगों के पास शेष बचती है वह व्यक्तिगत या प्रयोज्य आय कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ जो है अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में जो है राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ
अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र जैसे होते हैं, जो प्राथमिक क्षेत्र हैं जैसे कृषि, खनन, ये सब हुआ, इसका अंश जो है कम होता जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र का अंश जो है कम होता है और सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखांकन वर्ष के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहा जाता है। तो ये सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमाओं के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की मौद्रिक मूल्य जो है इस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।